आज हम लोग भारत में ब्रिटिश कंपनी के आगमन और उसके विस्तार की बात करेंगे। भारत में ब्रिटिश कंपनी के आने से पहले पुर्तगाली और डच आ चुके थे। उस समय ब्रिटेन की सैन्य शक्ति स्पेन और पुर्तगाल की अपेक्षा कम थी। ब्रिटेन के जो नाविक थे, जो व्यापारी थे, वो पुर्तगाली और स्पेनिश जहाज़ों को लूटकर ही संतोष किया करते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिससे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश नाविकों और व्यापारियों का मनोबल बहुत बढ़ा और वे पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए अब सोचने लगे, अब स्वयं को मानसिक रूप से तैयार कर लिए। 1577 ईस्वी में फ्रांसिस ड्रेक पृथ्वी की परिक्रमा किया। वह अमेरिका की स्पेनिश बस्तियों को लूटने गया। वहाँ से 1579 ईस्वी में वह प्रशांत महासागर को पार किया और इंडोनेशिया तक आया। यहाँ से मसाला लेकर गया, बहुत मुनाफा हुआ। 1591 में जेम्स लेकास्टर भी इंडोनेशिया आया। 1593 तक वह यात्रा पर रहा। इसी प्रकार वुड भी आए। 1599 में एक जॉन मिल्टन हॉल नामक साहसी व्यापारी स्थल मार्ग से ही भारत आ गया। 1588 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। स्पेन ब्रिटेन पर आक्रमण करने वाला था अपनी जलबेड़ा से, अपने आर्मदा से, लेकिन उस युद्ध में ब्रिटेन ने स्पेन के जलबेड़ा को पराजित कर दिया। इससे ब्रिटेन का मनोबल बहुत बढ़ा और वहाँ के नाविक और व्यापारी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहित हुए। अब उन्हें ये लगने लगा कि इस व्यापारिक यात्रा में जो भी बाधाएं आएगी उनको हम अपनी नौ सैन्य शक्ति से, जल सैन्य शक्ति से पार कर लेंगे। ठीक, इसीलिए ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो एक जगह मिलकर एक कंपनी का गठन करना चाहते थे जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करे, और इसके लिए वो ब्रिटेन की जो महारानी थी उस समय एलिजाबेथ, उनसे अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। सितंबर 1599 में ये व्यापारी मिले और लंदन के जो तत्कालीन मेयर थे स्टीफन शोमे, उनके नेतृत्व में एलिजाबेथ से मिले। उस समय तो उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी, लेकिन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने कंपनी को, जो कंपनी इन लोगों ने गठित की थी, जिसका नाम इन लोगों ने रखा था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, उसको उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार पत्र प्रदान कर दिया। इस एकाधिकार पत्र का मतलब यह था कि पूर्वी देशों के साथ सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी ही व्यापार करेगी, ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी या कोई अन्य व्यापारी इस व्यापार में भाग नहीं लेगा। तो इस प्रकार 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा यह एकाधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया। अब यह जो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें। दरअसल उस समय महारानी एलिजाबेथ शासक थी। 1603 में उनका निधन हो गया। फिर जेम्स प्रथम शासक बने। महारानी ने जो एकाधिकार प्रदान किया था वह सिर्फ 15 वर्ष के लिए प्रदान किया था। अब जब उनके उत्तराधिकारी जेम्स प्रथम बने तब कंपनी अब उनसे इसको और बढ़ाने का प्रयत्न करने लगी। 1609 ईस्वी में एक चार्टर के माध्यम से जेम्स प्रथम ने इस एकाधिकार को शाश्वत कर दिया, सदैव के लिए कर दिया। फिर 1615, 1624 ईस्वी के चार्टरों द्वारा कंपनी को और अनेक अधिकार दिए गए। फिर जेम्स प्रथम के बाद चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के शासक बने। उन्हें कंपनी ने 1,70,000 पाउंड ऋण दिया था। उसके बदले में चार्ल्स द्वितीय ने 1670 ईस्वी में कंपनी को ढेर सारे अधिकार दिए कि आप उन जगहों पे युद्ध कर सकते हैं, संधियाँ कर सकते हैं, सेना रख सकते हैं, कोठियाँ स्थापित कर सकते हैं, बस्तियाँ स्थापित कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। ये सारे अधिकार कंपनी को चार्ल्स द्वितीय से मिल गए 1670 तक। 1688 में ब्रिटेन में रक्तहीन क्रांति हुई। रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना किसी खून खराबे के सत्ता परिवर्तन हुआ था। जेम्स द्वितीय उस समय शासक थे, उनको गद्दी छोड़नी पड़ी थी और उनकी जगह विलियम तृतीय और उनकी पत्नी
मेरी संयुक्त रूप से शासक बनाए गए थे। इस क्रांति का सबसे प्रमुख परिणाम यह था कि अब संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, यानी राजा या रानी सिर्फ औपचारिक प्रधान ही होंगे। संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई, चुनाव हुआ, व्हिग दल सत्ता में आया और व्हिग दल सदैव से ये मानता था कि कंपनी को जो एक अधिकार दिया गया है पूर्वी देशों के साथ व्यापार को लेकर, यह गलत है। ब्रिटेन के सभी नागरिकों को, व्यापारियों को, कंपनियों को इस व्यापार से नहीं रोकना चाहिए। सत्ता के इस मंशा को देखकर कुछ लोग प्रोत्साहित हुए और उन्होंने उसी समय 1688 में ही न्यू कंपनी का गठन कर दिया। पुरानी कंपनी न्यू कंपनी के कुछ जहाज़ों को पकड़ ली। तब 1694 ईस्वी में संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया कि जब तक संसद न मना करे तब तक सभी लोग पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। इससे प्रोत्साहित होकर 1698 में दो अन्य कंपनियों का गठन हुआ। एक कंपनी थी जनरल सोसाइटी, दूसरी कंपनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। कहा जाता है कि यह इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट जो थी, यह विलियम तृतीय की कंपनी थी जो ब्रिटेन के महाराजा थे। इस प्रकार अब 4 कंपनियां हो गई। एक तो पुरानी कंपनी है, दूसरी है न्यू कंपनी जो 1688 में स्थापित हुई। 1698 में जो 2 कंपनियां स्थापित हुई उसमें एक जनरल सोसाइटी है, दूसरी है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट ने 1698 में ही अपना एक दूत नारिश के नेतृत्व में, एक दूत मंडल नारिश के नेतृत्व में औरंगजेब के दरबार में भेजा था। हालांकि उसे बहुत कोई लाभ नहीं हुआ। नारिश ने पुरानी कंपनी की बुराइयां भी औरंगजेब के दरबार में की, फिर भी कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। इन कंपनियों के पास व्यापारिक चातुर्य नहीं था जैसे कि पुरानी कंपनी के पास था। ये कंपनियां घाटे में जाने लगी। अंततः अब ये कंपनियां पुरानी कंपनी में विलय की बात करने लगी। 1702 ईस्वी में से ये विलय की बात शुरू हुई। अल ओडल्फिन के प्रस्ताव के तहत ये विलय हुआ। 1708 में इन तीनों कंपनियों का विलय पुरानी कंपनी में कर दिया गया। तब पुरानी कंपनी का नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट। अब इस कंपनी का नाम 1708 में यह हो गया। चारों जब मिल गई तब बाद में ब्रिटिश संसद को ये लगा कि ये नाम बहुत लंबा है, हमें आपको भी लंबा लगता है, याद करने में समस्या है। तब ब्रिटिश संसद ने 1833 चार्टर एक्ट के तहत इसका नाम संक्षिप्त कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। तब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। अब भारत में कंपनी की कोठियाँ कैसे स्थापित हुई? कंपनी का जो पहला अभियान दल था, व्यापारिक अभियान दल था, वो 1601 ईस्वी में जेम्स लेकास्टर के नेतृत्व में गया। रेड ड्रैगन नामक जहाज से गया। लेकिन प्रारंभिक जो यात्राएं थी वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में थी, जावा, सुमात्रा, मोलक्का, इन सब जगहों पे थी। भारत में कोठी स्थापित करने का या भारत से व्यापार करने का पहला प्रयास 1608 ईस्वी में किया गया, जब कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया। 1608 में वह सूरत आया। 1609 ईस्वी में वह जहांगीर के दरबार में आगरा गया। वह जेम्स प्रथम का अकबर के नाम पत्र लाया था। अभी ब्रिटेन के लोग जान रहे थे कि अकबर ही भारत में शासक है, लेकिन यहाँ अकबर का निधन हो चुका था, जहांगीर शासक बन गए थे। तो इस प्रकार वह उस पत्र को लेकर आया था। हॉकिंस फारसी भी बोलता था। जहांगीर से उसकी वार्ता फारसी में हुई। जहांगीर उससे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। एक अर्मेनियाई लड़की से उसका विवाह कराया, मरियम खान से। और हॉकिंस को अंग्रेज खां भी कहा गया। और हॉकिंस कहाँ मिला था जहांगीर से? आगरा के दरबार में मिला था। जहांगीर एक बार मन बनाया कि ब्रिटिश लोगों को कंपनी स्थापित करने की, कोठी स्थापित करने की इजाज़त दे दें, लेकिन तभी पुर्तगालियों और सूरत के सौदागरों का जहांगीर पर दबाव पड़ा। जहांगीर अपना मन खींच लिया, यानी कोठी स्थापित करने की अनुमति नहीं दिया। इसी बीच 1611 ईस्वी में एक घटना घटी। कैप्टन मिडलटन, जो कि साथी सब आए थे, हॉकिंस के साथ ही आया था, उसने सूरत के सौदागरों पर दबाव डाला। अंततः सूरत के सौदागरों ने 2 ब्रिटिश जहाज़ों को लाने की, वहाँ रहने की अनुमति दे दी।
उसे रोकने का प्रयास पुर्तगाली जलबेड़े ने किया। तब कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगाली जलबेड़ों को पराजित किया 1612 में शावल्ली के युद्ध में। यह खबर जब जहांगीर को मिली तब जहांगीर ने तुरंत कहा, अरे ये तो सही है, अब पुर्तगालियों की को जोड़ को तोड़ लगी है, यानी पुर्तगालियों को अब ये अंग्रेज ही नियंत्रित करेंगे। क्योंकि पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का एक तरह से एकाधिकार सा था। व्यापारिक मुगल व्यापारिक जहाज भी जो जाते थे वो पुर्तगालियों से परमिट लेके ही आगे बढ़ते थे। तब जहांगीर को लगा कि हम तो इन्हें, हमारे पास तो इस तरह की नौसैन्य शक्ति है नहीं कि हम इन्हें पराजित कर सके समुद्र में, ये अंग्रेज हैं जो इन्हें पराजित कर सकते हैं। उसने तुरंत कहा कि आप सूरत में कोठी स्थापित कर लो। 1613 ईस्वी में सूरत में कोठी स्थापित हो गई। हालांकि उसके पहले 1611 में ही हाकिन्स मुगल दरबार से आ चुका था। इसके पहले 1611 में ही ब्रिटिश कंपनी ने अपनी पहली कोठी भारत में मछलीपट्टनम गोलकुंडा के राज्य से अनुमति प्राप्त करके मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित कर ली थी। तो ब्रिटिश कंपनी की पहली कोठी भारत में जो थी वो 1611 में स्थापित हुई मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। दूसरी कोठी जो थी वो सूरत में स्थापित हुई 1613 ईस्वी में। तो इस प्रकार अब कंपनी की कोठी स्थापित हुई। मछलीपट्टनम में जो कोठी स्थापित हुई थी वहाँ से जो स्थानीय कपड़े जो तैयार होते थे उनको लेकर फारस और इंडोनेशियाई देशों में भेजना था उद्देश्य। लेकिन वहाँ स्थानीय व्यापारी तंग करते थे, डच भी उन्हें तंग करते थे। इसलिए 1626 में उन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने अमरा गांव में भी एक कोठी स्थापित की। फिर 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और धीरे धीरे मद्रास का विस्तार होता गया। और मद्रास का इस प्रकार विस्तार हुआ कि 1658 में मद्रास इस स्थिति में आ गया कि पूर्वी तट की सभी कोठियों को उसके नियंत्रण में रख दिया गया। 1633 ईस्वी में कंपनी ने उड़ीसा तट पर पारादीप और बालासोर में कोठियां स्थापित की। 1651 ईस्वी में हुगली में ब्रिजमैन ने कोठी स्थापित की और उसके बाद पटना और काशिम बाजार में भी कंपनी की कोठियां स्थापित हो गई। 1661 ईस्वी में 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि हुई थी। इस संधि के तहत पुर्तगाल और ब्रिटेन की जो दुश्मनी थी वो समाप्त हुई थी। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के जो शासक थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ और इस विवाह में पुर्तगाल ने बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को प्रदान किया। अब चार्ल्स द्वितीय बम्बई लेकर करेगा क्या? उसने 1659 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई कंपनी को दे दिया। 1659 ईस्वी में बम्बई कंपनी को मिल गया। अब बम्बई का विस्तार होने लगा। 1687 तक बम्बई का इतना विस्तार हुआ कि वह वो सूरत का स्थान ले लिया। ठीक। 1615 में टॉमस रो आया। 1615 ईस्वी में टॉमस रो को भेजा गया। जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर भेजा। वह जहांगीर से अजमेर के दरबार में मिला। 1608 में भारत आया था हाकिन्स। 1609 में वह जहांगीर के दरबार में आगरा में मिला, जहांगीर से आगरा के दरबार में मिला। 1615 में टॉमस रो आया। वह जहांगीर से अजमेर के दरबार में मिला और वह जहांगीर के साथ कई स्थानों पर गया। जैसे दक्षिण का अभियान उस समय चल रहा था, जहांगीर माडू में अपना शिविर लगाए हुए था, वहाँ भी टॉमस रो उसके साथ गया। टॉमस रो जेम्स प्रथम का पत्र भी लाया था। टॉमस रो ब्रिटिश संसद का सदस्य भी था। वह जहांगीर के लिए कई उपहार लाया था, घोड़ा लाया था, शिकारी कुत्ता लाया था, कई चित्र भेंट किए जहांगीर को, क्योंकि जहांगीर को चित्रकला में रुचि थी। टॉमस रो जहांगीर से एक व्यापारिक संधि करना चाहता था। जहांगीर ने व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की इजाज़त दी। ये कहा कि हमारे यहाँ से आप वस्तुएं सामान ले जा सकते हैं, अपने यहाँ के सामान हमारे यहाँ भी आने चाहिए। लेकिन उस समय ब्रिटेन में ऐसा बनता भी क्या था जिसकी आवश्यकता भारत में थी। 1619 में टॉमस रो स्वदेश लौट गया। जब टॉमस रो स्वदेश लौटा उस समय तक मछलीपट्टनम में 1611 में कोठी स्थापित हो गई थी। 1613 में सूरत में स्थापित हो गई। भड़ौच में, अहमदाबाद में, आगरा में कोठियाँ स्थापित हो चुकी थी।
आगरा की जो कोठी स्थापित हुई उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था कि जो ब्रिटेन से ऊनी वस्त्र आएगा उसको मुगल दरबार में बेचना, और दूसरा यहाँ से नील खरीदना, क्योंकि बयाना की नील बहुत ही विख्यात थी। तो नील खरीदना और ऊनी वस्त्र मुगल दरबार में बेचना आगरा कोठी का ये उद्देश्य था। 1639 में मद्रास ले लिया गया। 1633 में हरिहरपुर बालासोर में कोठियाँ स्थापित हो गई। 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में कोठी स्थापित की। 1651 में जब हुगली में कोठी स्थापित हुई, उसी समय वहाँ का जो सूबेदार था बंगाल का, शाह शुजा था, उसके दरबार में बांटम नामक एक अंग्रेज रहता था। वह चिकित्सक भी था। कहा जाता है कि शाह शुजा की पुत्री एक लाइलाज रोग से पीड़ित थी और उसने उसे स्वस्थ कर दिया था। इससे प्रसन्न होकर शाह शुजा ने ब्रिटिश कंपनी को कहा कि आप 3000 रुपया वार्षिक कर देकर जितना चाहे उतना असीमित व्यापार आप बंगाल से कर सकते हैं। फिर 1656 में भी ब्रिटिश कंपनी के लिए यह फरमान जारी किया गया है कि ब्रिटिश व्यापारियों को तंग न किया जाए। उनके सामानों को वो बाहर से भीतर सामान ले जाते हैं या भीतर से बाहर सामान लाते हैं, तो उनके सामानों को खोला न जाए, उन्हें तंग न किया जाए। लेकिन शाह शुजा के बाद के जो सूबेदार बंगाल में हुए, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कंपनी को कुछ विशेष रियायत दिया जाए। वो मानते थे कि कंपनी का व्यापार का विस्तार हो रहा है, तो अन्य यूरोपीय कंपनियां जिस प्रकार से कर दे रही हैं उसी प्रकार से कंपनी को भी कर देना चाहिए। 1672 में शाइस्ता खां ने कंपनी को कुछ रियायतें दी थी। इसी बीच कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब उसके नीति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। 1669 ईस्वी में जेराल्ड ओंगियर, जो कि बम्बई के गवर्नर थे, उन्हें आधुनिक बम्बई का निर्माता भी माना जाता है, उन्होंने कंपनी के निदेशकों को, डायरेक्टरों को एक पत्र लिखा। कंपनी जब गठित हुई थी तो वो व्यापारियों के शेयर उसमें लगे थे। 219 व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी का गठन किया था और सभी व्यापारियों के कुछ न कुछ शेयर लगे थे। वो स्वामी कहलाते थे। रोजमर्रा के कार्यों के लिए, कंपनी के प्रबंधन के लिए एक निदेशक मंडल को चुना गया। 24 सदस्यीय निदेशक मंडल होता था, जिसमें एक निदेशक होता था, एक उपनिदेशक होता था। तो 1669 में जेराल्ड ओंगियर ने निदेशकों को एक पत्र लिखा कि अब समय का तकाजा है कि हम अपने हाथ में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। अभी तक कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई है, अब क्या कर रही है कि हाथ में तलवार लेकर अपने व्यापार का प्रबंधन करेंगे। यानी हमारे व्यापार में जो भी बाधाएं स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपस्थित होंगी या स्थानीय राजाओं द्वारा या अन्य यूरोपीय कंपनियों द्वारा, उनका हम बल से समाधान करेंगे। 1681 ईस्वी में बंगाल के कंपनी के अधिकारियों ने डायरेक्टरों को एक पत्र लिखा कि औरंगजेब के दामाद शाइस्ता खां जो हैं वो कंपनी के व्यापार में बाधाएं उपस्थित कर रहे हैं। उस समय जोशिया चाइल्ड निदेशक थे, उन्होंने एक जलबेड़ा भेज दिया। निकलसन के नेतृत्व में एक जलबेड़ा आया। 1686 में उन लोगों ने हुगली को लूटने का प्रयास किया, हुगली को लूटा। तब औरंगजेब ने शाइस्ता खां को आदेश दिया कि अंग्रेजों से बंगाल को खाली करा लो। शाइस्ता खां ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। ये समुद्र में जाके शरण लिए एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर। वहाँ से जॉर्ज चारनाग ने समझौते की बातचीत प्रारंभ की। 1690 में फिर उन्हें आने की इजाज़त मिल गई। सुल्तानती में वो अपनी कोठी स्थापित कर ली। इसी बीच 1688 में जॉन चाइल्ड, जो कि जोशिया चाइल्ड का भाई था, उसने सूरत और मुंबई को लूटने का प्रयास किया। औरंगजेब से यहाँ भी उसे मुंह खानी पड़ी। दरअसल उस समय ब्रिटिश कंपनी मुगल शक्ति को कम करके आंक रही थी। वो ये नहीं समझ रही थी कि अभी भी मुगल शक्ति स्थल पे बहुत मजबूत है। भले वो नौसैन्य शक्ति उनके पास इतनी नहीं थी, लेकिन स्थल पे उन्हें अभी कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो पराजित कर सके। इन दोनों जगह वो पराजित हुए। 1686 में बंगाल में पराजित हुए, 1688 में बम्बई और सूरत में पराजित हुए। इसके बाद कंपनी 1740 तक कोई युद्ध नहीं की। फिर वो कर्नाटक के युद्ध की, फ्रांसीसियों को पराजित किया। साथ में कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजामों से भी उनका युद्ध हुआ।
1687 में डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को एक पत्र लिखा कि सैन्य और असैन्य शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए और उसके लिए इतनी आय निकालिए और उसे बनाए रखिए जिससे कि भारत में एक विशाल सुगठित और सुरक्षित अंग्रेजी राज्य की नींव डाली जा सके। अब वो भारत में अंग्रेजी राज का बनाने का सपना भी देखने लगे थे, लेकिन दोनों जगह पराजित हुए, इसलिए ये सपना कुछ दिनों तक धूमिल हो गया। 1740 तक वो शांत बने रहे। बाद में जो भारत के स्थानीय शासक थे वो कमज़ोर होते गए धीरे धीरे, और परिस्थितियाँ ऐसी बनती गईं कि अंग्रेज़ों को सफलताएं मिलती गईं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने, यूरोपियन इतिहासकारों ने कंपनी का भारत में शासन स्थापित करने के संदर्भ में कई तर्क दिए हैं। एक ये माना गया कि भारत को एक ट्रस्टी के रूप में इन्हें ईश्वर ने दिया है कि जो असभ्य भारतीय हैं इनको सभ्य बनाया जाए। दूसरा, स्पीयर का मत है कि अनजाने में, जोश में भारत को जीत लिया गया। खैर, उसकी बात हम लोग ब्रिटिश प्रभाव की जब बात करेंगे तो उसमें देखा जाएगा। अब इतनी कंपनियों, इतनी कोठियों का गठन हो गया। 1715 ईस्वी में कंपनी ने एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। जॉन शारमन उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनकी सहायता कर रहे थे स्टीफेंसन। विलियम हैमिल्टन नामक एक सर्जन था, और आर्मेनियाई एक द्विभाषीय था, ख्वाजा शोहूद। 1715 में ये दूत मंडल मुगल दरबार में आया। उस समय जो मुगल बादशाह थे वो फारुखशियर थे। कहा जाता है कि वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे, और हैमिल्टन ने, जो कि एक सर्जन भी था, उसने उन्हें निरोग किया। इससे वो प्रसन्न होकर एक फरमान जारी किए, और उन्होंने कहा कि 3000 रुपया वार्षिक कर देकर बंगाल से आप व्यापार करते रहिए। साथ में 10,000 रुपया वार्षिक कर देकर आप सूरत से व्यापार करिए। हैदराबाद और मद्रास से पुरानी शर्तों पर जो आप व्यापार करते थे वो वही रहेंगी। बम्बई टकसाल में कंपनी जो सिक्के डाल रही थी वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलेगा, और कंपनी बंगाल में कुछ स्थान किराए पर ले सकती है। 38 गांव देने की बात कही गई थी। दरअसल बंगाल में शाह शुजा ने जो 1651 में रियायत दी थी कि 3000 वार्षिक कर देकर आप बंगाल से व्यापार समेत व्यापार कर सकते हैं। फिर 1656 में भी एक फरमान जारी किया गया कि कंपनी के व्यापारियों को तंग न किया जाए, लेकिन बाद के सूबेदार इससे सम्मत नहीं थे। शाइस्ता खां ने थोड़ी सी रियायत दी। फिर शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खां ने यह कहा कि 3000 रुपये पर आप व्यापार करते रहिए, 3000 रुपये वार्षिक दीजिए, व्यापार करते रहिए। 1686 में इन लोगों ने आक्रमण किया था, बंगाल को लूटने का प्रयास किया, जिसमें पराजित हुए। फिर 1690 में जाट चरनाक को अनुमति दे दी गई, वो सूतानती में आके अपनी कोठी स्थापित कर ली। इसी समय बर्धमान के एक जमींदार थे शोभा से, उन्होंने विद्रोह किया। कंपनी को बहाना मिल गया अपनी कोठी को किलेबंदी करने की, क्योंकि विद्रोही हो सकता है कि विद्रोह किया है तो वो हमारे सामानों को भी लूट सकता है। इसलिए इस डर से एक बहाना कंपनी को मिल गया अपनी कोठी को किलेबंदी करने की, चारों ओर से दीवार खड़ी करने की। 1696 में किलेबंदी हुई। 1698 में अजीमुशान बंगाल के सूबेदार थे, उन्होंने सूतानती, कालीकाट और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी कंपनी को दी। कंपनी को पुराने जमींदारों को 1200 रुपया देकर यह जमींदारी ग्रहण करनी थी। तो इस प्रकार 3 गांव मिल गए और यहीं पर कलकत्ता नगर का बसाया गया। यहाँ एक कोठी बनी जिसे फोर्ट विलियम कहा गया, और 1700 ईस्वी में इसे प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया गया, और इसके जो पहले गवर्नर थे वो चार्ल्स आयर थे। 1717 में फारुखशियर ने जो फरमान जारी किया उसमें वही कहा कि 3000 रुपये वार्षिक पर आप बंगाल से व्यापार कर सकते हैं। साथ में 38 गाँव की जमींदारी लेने की भी बात कही। 38 गाँव
की जमींदारी कंपनी ले सकती है। लेकिन बंगाल के सूबेदारों ने इस बात को नहीं माना और कंपनी इसके लिए काफ़ी प्रयास करती रही, लेकिन वो जमींदारियाँ नहीं दी गई। तो 1717 का जो फरमान था उसमें 3000 रुपये वार्षिक कर से बंगाल से वो व्यापार कर सकते थे, 10,000 रुपये वार्षिक देकर सूरत से कर सकते थे, हैदराबाद और मद्रास से जो पहले की शर्तें, जिस शर्तों पे व्यापार होता था उसी पे वो कर सकते थे। बम्बई टकसाल में जो कंपनी सिक्के डालती थी वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलेगा। ये सारी रियायतें कंपनी को दी गई और इन रियायतों के आधार पर ही इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, कंपनी का महाधिकार पत्र कहा। तो इस प्रकार कंपनी को ये महाधिकार पत्र मिल गया, इतनी रियायतें मिल गई। अब कंपनी अपने व्यापार का विस्तार निरंतर करती रही। आगे वो किस तरह से व्यापार का विस्तार करती है फिर हम लोग मिलेंगे